ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ होगा कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो अगर कोई मुझसे सवाल पूछना चाहे तो मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का, नहीं तो मेरे साथ आपके मंत्री हैं, मेरे पुराने मित्र मोदी साहब हैं और हम लोग आपसे ये मैं चाहता हूँ कि ये इंटरैक्टिव सेशन हो और जो डेवलपमेंट विकास के विषय हैं वो आप भी जानते हैं। मैं यहाँ आज एक मंत्री के नाते नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते आया और मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद जो योजनाएं, केंद्रीय योजनाएं डिज़ाइन की वो सब स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो रही है और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर में वो मैं समझता हूँ कि जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें रही हैं, जो राज्य सरकार ने भी विकास पे जोर दिया है, उसके नतीजे आप देखते रहे। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र हमारे इतिहास में, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेट ही नहीं बट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को आप लेके चलें तो महाराष्ट्र की कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और आगे मैं समझता हूँ आने वाले समय में बढ़ेगी। देखिए, पिछले 2-3 वर्षों में जो हमारे सामने जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा, सबसे बड़ी है कोविड महामारी के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई थी मार्च 2020 में और उसको उस समय जो हमारे सामने चैलेंजेस थे हेल्थ सेक्टर में और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बंद होने से, उनका सिर्फ सामना ही नहीं किया। मुझे याद है मैं सिविल एविएशन मंत्री था तो 1500 टन मेडिकल सप्लाईज हम लोग बाहर से हमने इंपोर्ट किया। क्योंकि ये जिस किस्म की महामारी ये थी कोविड, मैं तो राजदूत रह चुका हूँ, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि था मैं, जिनीवा में भी 2002 से लेकर 2006 और न्यूयॉर्क में भी 2009 से लेकर 2013 तक। पर उस समय जो वायरसेस आती थी H1N1, स्वाइन फ्लू, एबोला, सार्स, अब सार्स का जो फेटेलिटी रेट था 17% था, इसका तो बहुत कम है अगर आप देखा जाए। पर ये जो डेवस्टेशन हुई, ये जो 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उस दिस रिमाइंडेड अस ऑफ द स्पेनिश फ्लू। बट मोदी जी के सरकार ने बिल्कुल शुरू से हेल्थ सेक्टर में जो हमारी बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं थी, वहां पे प्रोडक्शन की। टुडे वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन्स और लेटेस्ट फिगर्स आए हैं कितने 212 करोड़ 217 करोड़ वैक्सीन डोजेज हमने मैन्युफैक्चर किए और हमने उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किए। और इसका देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं कल आपके साथ बैठा था और कुछ कश्मीर की बात की आपने। मैंने कहा कि जो कोविड से पहले श्रीनगर एयरपोर्ट में 32,000 पैसेंजर की एक दिन में फुटफॉल होती थी, अभी कुछ देर पहले कुछ मई में वो 1,20,000 है, 4 गुना बढ़ गई। और जो स्कूल खुलने के बाद भी इस समय 80,000 डेली फुटफॉल है। ये इंडिया की सिचुएशन। आप एक और बड़ा देश है, आप भी समझते मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वहां पे शहर जो है एकदम टोटल लॉकडाउन में और बिल्कुल क्लियर है वो क्यों है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं
नहीं करने आया हूं आपके, क्या उनकी वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो कम है, या कोई और मैनेजमेंट की इशू है। और हमारे यहाँ बिल्कुल सिविल एविएशन का जो वो है बिल्कुल बढ़ गया। आप जाइए कहीं, हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स देखिए भरे हुए हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज बीन रिवाइव्ड। महाराष्ट्र में कुछ हमारी प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ समय में कि जो हमारी सेंट्रल स्कीम्स थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन में भी डिरेलमेंट हुई है। और क्यों हुई है, अगेन मैं उसमें जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अभी जो सरकार है वहाँ पे मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही समय में जो हमने समय खोया पिछले 2-2.5 साल में, उसको हम मेकअप कर लेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय सरकार की तरफ से हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी स्टेट गवर्नमेंट्स को, महाराष्ट्र में भी और बाकी जगह। कई ऐसी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पे हमारी सरकार नहीं है, पर हम कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो दे डोंट कौन से वर्ग का है। अभी इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बट उसमें बेनिफिशियरी कौन है हम बिल्कुल खुला स्वागत करते हैं। और सबका साथ, सबका विकास, और ये जो ओवरऑल गवर्नेंस फिलॉसफी है सर्वोदय से अंत्योदय, जो फार्दर्स्ट फर्स्ट है, ये तो मोदी जी ने 2014 में जब दायित्व संभाला तब से किया। संयुक्त राष्ट्र में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात 2-3 साल बाद हुई। तो मैं और आपका समय नहीं लेना चाहूंगा, आप सवाल पूछिए। मुझे लगता है कि सवाल और जवाब में भी आपके भी कुछ डाउट्स क्लियर होंगे, मैं भी कुछ सीखूंगा। देखिए, मैं आपको बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। रिफाइनरी की बात मैंने नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि मुझे बहुत दुख होता है कि एक निर्णय लिया गया था कि वेस्ट कोस्ट पे, जहाँ तक मुझे याद है रत्नागिरी में, एक निर्णय लिया गया था कि कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो एक बड़ी 60 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की रिफाइनरी लगाना चाहते हैं। तो ये बात बड़ी चली आगे, पर वो लैंड एलोकेशन के चक्कर में कभी हमें कहा गया कि यहाँ जहाँ हमने अलॉट की थी वहाँ नहीं हो सकता, और जगह होगा। तो ऐसा है कि ये तो उल्टा होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई रिफाइनरी ला रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, पर ये तो उन्होंने इस तरीके से इस विषय को डील किया कि वो जैसे जो इन्वेस्टमेंट ला रहा है 60 मिलियन मेट्रिक टन में, ही इज डूइंग अस अ फेवर। तो वो लोग अल्टीमेटली वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, वो कहेंगे अगर नहीं लगवाना चाहते आप मत लगवाइए। तो मैंने ये कहा कि अब हमारी सरकार आ गई है वापस, तो मैंने जो पेट्रोलियम मंत्री के नाते मैंने ये कहा कि ये अच्छा समय है इस चीज़ को रिवाइव करने का। और शायद अगर आपको लगता है कि 60 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी एक जगह स्थापित करने में आपको कठिनाई होगी, तो अब 20 मिलियन की 3 लगवा लीजिए अलग अलग जगह। तो ये बात हुई थी, किसी ने प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मैंने ये बोला। माननीय मंत्री मोदी जी, जब 2014 से पहले आपकी सरकार नहीं थी, आप सत्ता में नहीं थे, तो पेट्रोल, डीजल, गैस को लेके और अनेक वस्तुओं की जो महंगाई को लेकर आपकी सरकार ने, पार्टी ने कई आंदोलन किए। तो जब से आपकी सरकार चलिए, मैं बड़ी पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, गैस बढ़ गई, इसका पर क्या कहना है? मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये प्रश्न पूछा। 2004 और 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात है, तो कांग्रेस की सरकार ने 2010 में एक निर्णय लिया था कि इसको डीरेगुलेट कर देंगे। 2010 में पेट्रोल के दाम, पेट्रोल का इशू डीरेगुलेट हुआ, और 2014 में जब हमारी सरकार बनी हमने डीजल को भी डीरेगुलेट किया। अपने आप में ये निर्णय गलत नहीं है, पर उसको हल करने में उन्होंने क्या किया उसके बारे में बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपके सामने कुछ कठिनाई आती है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं। डीरेगुलेशन का मतलब ये है, क्योंकि हमारे जो
हम पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं, हम कच्चा तेल जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं और 85% हमारी जो यूटिलाइजेशन है वो इंपोर्ट्स पे है। अगर डीरेगुलेशन है उसका मतलब क्या हुआ? डीरेगुलेशन का मतलब ये होगा जो इंटरनेशनल प्राइस होगा पेट्रोल का, उसको लेके कॉस्ट ऑफ फ्रेट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, मेरा मतलब अगर मान लीजिए आप मिडिल ईस्ट से तेल खरीदते हैं तो मिडिल ईस्ट से यहां लाने में जो फ्रेट लगेगा उतना इंश्योरेंस लगेगा, उसके बाद रिफाइनरी में जाएगा, जो रिफाइनर अपना मार्जिन लेगा और उसके बाद डीलर अपना मार्जिन लेगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाता है। इन्होंने क्या किया, जिनके बारे आप बता रहे हैं, एक पॉलिटिकल राजनीतिक दल जो उस समय पावर में था, इन्होंने कहा कि क्योंकि मांग इंटरनेशनल प्राइस तो बढ़ गई थी। देखिए जब 1973 में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था तब भी दाम बढ़ा था। दाम पेट्रोल का बढ़ता जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। और मैंने एनालिसिस किया कि 7-8 साल का आप देखिए तो मोदी जी के 8 साल के दौरान इंक्रीज इन प्राइसेस सबसे कम हुई है, पहले बहुत हुई है। इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की सरकार ने, इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। कितने के? 1,71,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। उसका नतीजा ये लगा कि हमें 1,31,000 बोरो किया, बॉन्ड्स में मिला और हमें 3,70,000 लौटाना पड़ा। हर साल उनके ये गलत कदम के कारण मैं हर साल 20,000 करोड़ हमें ढूंढना पड़ता है लौटाने के लिए। तो ये गलत तरीका सॉल्व करने का। हमने क्या किया, देखिए ये कहना कि पेट्रोल और डीजल का दाम इसलिए, कच्चे तेल का दाम बढ़ा क्योंकि रूस और चीन के बीच में वो मिलिट्री एक्शन हुआ, वो भी सही नहीं है। पेट्रोल की सप्लाई ओपेक प्लस जो देश है वो करते हैं। तो आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हम दाम नहीं तय करते, हम तो यही तय करते हैं कि कितनी क्वांटिटी हम रिलीज करें। तो अगर डिमांड यहां हो और सप्लाई 1% भी कम हो तो दाम जो है ना इंटरनेशनल प्राइस 120 तक चला जाता है। उसके बाद रूस और चीन की बात आई, पर हमने क्या किया, नवंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया, क्योंकि इस समय बहुत तेल का दाम जो है बहुत ऊपर चला गया था। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो जो हम लोग एक्साइज लगाते हैं पेट्रोल और डीजल पे, उसमें बहुत कम कर दिया, उससे प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए। और जो बीजेपी की सरकारें थी राज्यों में, उन्होंने भी कर दिया। उस समय महाराष्ट्र में सरकार ने नहीं किया, उन्होंने दारू पे, इंपोर्टेड अल्कोहल पे 300% से लेके या 350% टैक्स से लेके 150% पे ले आए, पर पेट्रोल और डीजल पे नहीं किया। दोबारा फिर मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, फिर एक्साइज जो है उसको कम किया। इसलिए आज स्थिति ऐसी है कि मैं अगर भारत के आसपास देशों में जो हो रहा है आप जानते हैं, वहां तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, पेट्रोल और डीजल है ही नहीं। हमने $4 बिलियन की सहायता दी है श्रीलंका को। अगर जुलाई 2021 से ले 2022 तक नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और कनाडा में अगर 33 और 36% इंक्रीज हुआ है पेट्रोल के दाम में, भारत में सिर्फ 2% हुआ। इक्वली गैस का ले लें तो दुनिया में 280% बढ़ा, 270% बढ़ा, 240% बढ़ा, हमने फिर भी यहाँ पे सिर्फ 70% बढ़ने दिया। देखिए आप, जैसे मैंने कहा, मुझे बड़ी खुशी है आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि मुझे फिर मौका मिलता है इसके एक पर्सपेक्टिव देने में। ये करते क्या है, क्योंकि अपना होमवर्क नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, दाम बड़े बन गए, दाम बड़े बन गए। वैक्सीन के तरीके पे यही करते थे। इनका एक युवा नेता है, आप भी जानते हैं उसको, वो कहता था महामारी के दौरान, और हमने टैक्स कब कम किया सेंट्रल गवर्नमेंट का, जब एक दिन में 80 करोड़ से अधिक हमारे नागरिकों को दिन का 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा था, जो अभी भी दिया जा रहा है। तो ये युवा नेता बोला, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है।
तो उस समय मैंने जवाब दिया था लाइटर वेन में, मैंने कहा जी राजस्थान में तो आपकी सरकार जो है उसने कूड़े में फेंक दी वैक्सीन, और पंजाब में मुझे बहुत दुख है वो उस पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने डोमेस्टिक वैक्सीन के रोल आउट पे भी बहुत झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि अब इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता। अरे पहले इनसे पूछो, तुम जब सत्ता में थे 2004 और 14 में, जो पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो तो इन्होंने बंद कर दी थी। अब हमने सिर्फ शुरू ही नहीं की है प्राइवेट सेक्टर में, हमने दुनिया, हम सिर्फ इंडिया में नहीं 217 करोड़ वैक्सीन डोजेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, दुनिया भर में हमने सप्लाई की है। इसमें से एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो है उसकी रिसर्च ऑक्सफोर्ड जेनेका जो कंपनी एस्ट्राजेनेका कंपनी है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रिसर्च हुई है, पर उन्होंने कमर्शियल लाइसेंसिंग है, पुणे में हमारी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उनको दिया। पर दूसरी कंपनी जो है वो प्योरली इंडियन है, कोवैक्सीन। पर दोनों सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन और अब उसके बाद बाहर आए। मुझे लगता है उस समय भी हल्ला मचा रहे थे, इसलिए मचा रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश में वैक्सीन बने और हम आत्मनिर्भर हों, और दुनिया को ये चाहते थे बाहर से जो महंगी इंपोर्टेड वैक्सीन है उसको इंपोर्ट किया जाए। पेट्रोलियम के दाम के बारे में बताया। हाँ जी, एक बात आपके पास सही नहीं कि कौन इंडिया लेकिन जो डीआरएस सिस्टम लागू किया है मोदी गवर्नमेंट ने, क्या किया है? डेली रिव्यू सिस्टम पेट्रोलियम के बारे में, डीजल पेट्रोल के बारे में, जो हर दिन दाम कम ज्यादा जो करते हैं, अरे वो देखा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें बढ़ती है उसके साथ दाम तो बढ़ते हैं, दाम बढ़े क्यों नहीं? आपके क्या चिंता है, क्यों नहीं बढ़े? कीमत कम होती है तो कम क्यों नहीं होती? नहीं, ऐसा है, कम भी होते हैं। इस समय ऐसा है कि आप एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है भाई साहब। 2020 मार्च में क्योंकि लॉकडाउन हुआ, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के कारण एक बैरल का दाम $19.56 आ गया, समझ गया ना? अब $19.56 आ गया तो हमने क्या किया? हमने तो सस्ता तेल खरीदा और उसको अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डाला। ये सब लोग करते हैं और हमने अच्छे समय से किया। जब बढ़ता गया तो सप्लाई डिमांड से कम थी, 120 तक चला गया। तो हमारी जो OMCs हैं, मार्केटिंग कंपनीज, जो PSUs कह सकते हैं, दे बिहेव लाइक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन्स। इन्होंने मार्केट में दाम को वो रखा। अभी भी इनकी अंडर रिकवरी है, शायद पेट्रोल की अंडर रिकवरी बंद हुई है तो इन्होंने बहुत तगड़ा नुकसान कंपनीज को हुआ है। तो इसलिए अब कहना कि इसको कम कर दें, अरे भाई वो तो आपको पहले चिंता ये करनी चाहिए कंपनीज की हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि वो भी तो पैसा कहीं से बोरो करके अपनी एक्टिविटी करते हैं। सर, आपने कल चंद्रपुर में रिफाइनरी चालू करने की, और मैंने देखिए, मैं कौन होता हूँ चंद्रपुर में रिफाइनरी? सर, मैंने तो, मुझे सवाल पूछा गया रिफाइनरी के बारे में, तो मैंने कहा कि एक आपके यहाँ वेस्ट कोस्ट में लगने वाली थी रिफाइनरी 60 मिलियन मेट्रिक टन में, और हम तो हमारी तरफ से पूरा, किसी ने मेरे को जून 2021 के फडणवीस जी के और धर्मेंद्र प्रधान जी के वो ट्वीट्स और फोटोग्राफ भी कुछ लिया, तो मैंने कहा था उसका कारण क्या था कि वो बंद हुई, और मैंने कहा कि मैं चाहूंगा कि इसको दोबारा से हम शुरू करें, और अगर 60 मिलियन टन मेट्रिक टन पर एनम के नहीं हो सकती तो 20 × 3 जगह 20 की लगवा लें। तो उस सिलसिले में कोई भाई साहब वहाँ बैठे थे, उन्होंने बोला विदर्भ रीजन में, क्योंकि आपके मिनरल्स भी ज्यादा है, वो भी है, तो एक रिफाइनरी अगर यहाँ हो जाए तो अच्छा होगा। तो मैंने भी यही कहा कि दिस इज वर्थ कंसिडरिंग। 1,71,000 कोटी के जो बॉन्ड लिया है, अभी तक 1,71,000 कोटी के जो बॉन्ड लिए है ऑयल बॉन्ड, अभी तक 3,070 करोड़ रुपए, 1,41,000 के बॉन्ड, जहां तक मुझे याद है, 1,41,000 करोड़ के बॉन्ड फ्लोट किए थे, जिसमें हमें 3,71,000 देना पड़ रहा है। ये ब्याज है कि मैच्योरिटी हुई है उस बॉन्ड की? नहीं, मैच्योर ऐसे वो तो होते जाते हैं, पर उसमें पैसा भी तो देना पड़ता है वापस। तो 2014 से अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाई है पेट्रोल पे, कितने पैसे जमा हुए? मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको दे दूंगा। मुझे जो लग रहा है टोटल रीपेएबल अमाउंट इज 3,71,000, और हम एट द रेट ऑफ 20,000 करोड़ पर हम दे रहे हैं। कितना एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग है, मैं इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है,
जो पेट्रोल पे जो टैक्स बिठाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके कितने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हुए हैं, कितने मिले? वो ऐसे नहीं होता भैया। सेंट्रल अगर मान लीजिए आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, हाँ। तो क्या है कि आप सिर्फ जो उसी पे थोड़ा खर्च करते हैं। आप सेंट्रल रेवेन्यू आया, रेवेन्यू जो भी आया, अगर आपको मान लीजिए मेरा अर्बन सेक्टर है, अर्बन सेक्टर में 10 साल 2004 और 14 में टोटल 1,57,000 करोड़ खर्च हुआ। हमने पिछले 7 साल में उससे 8 गुना किया, 12 लाख करोड़ किया। उसमें हाईवेज बनते हैं, उसमें आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण उसमें लाके 3 करोड़ आवास बनते हैं। तो दैट इज द ऑयल सेक्टर इज वन एरिया ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। आपके यहाँ दारू का भी है बहुत हाई लेवल कलेक्शन। नहीं, वही पूछ रहा हूँ कि ऑयल पे कितने पैसे जमा हुए? नहीं, मैं इसमें समझा रहा हूँ ना, जितने भी टैक्स लिया था उससे कई गुना ज्यादा खर्च कर दिया। उनका एक गलतफहमी है, जो टैक्स होता है उसी में खर्चवाइज है। नहीं, 18 रुपए, मैं वही समझा रहा हूँ, 18 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं, जिसमें नेशनल हाईवे और बाकी बदलते हैं। 2.5 रुपया ये कृषि में जो 6,000 रुपए हम दे रहे हैं 11 करोड़ किसानों को, उसमें वो पैसे जाते हैं। जो पैसा बाकी बचता है उसमें 41% ये कमीशन जो फाइनेंस मिनिस्टर के तभी के ऊपर, हाँ नहीं, उतना जाता है राज्यों को। नाही, बरोबर आहे जो रेट बसता है तुमचं सगळं बरोबर आहे. माझं विकास कामावर तुम्ही पैसे खर्च करता आलेल्या टॅक्सचे बरोबर आहे, परंतु पेट्रोलवर जो सेंट्रल गव्हर्नमेंटने टॅक्स जो लावला आहे त्याचे किती पैसे जमा झाले हा माझा सरळ प्रश्न. मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी किए थे उससे ज्यादा अगर ये नहीं होता कुशन तो और कंपनी नहीं कर पाती। इस समय जो पेट्रोल का दाम यहाँ होता है ना, जो भी 84-85 है, जितना भी चल रहा वो 111 होगा। आपने महाराष्ट्र में दिया भी होगा। पुरी जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि आपने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था रोहिंग्या मुस्लिमों के संदर्भ में, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सबको वेलकम करती है, इस संदर्भ में आपने वो जो ट्वीट किया था, और उनको अपार्टमेंट या फिर रहने के लिए जगह दी जाएगी, इस तरीके का आपने ट्वीट किया था, जिसके बाद में होम मिनिस्ट्री ने इसमें सफाई दी थी कि रोहिंग्या जो मुस्लिम है उनके लिए कोई भी जगह नहीं है और उनके लिए डिटेंशन कैंप है। तो क्या ये समन्वय की कमी थी मोदी गवर्नमेंट में कि एक मंत्री एक बोल रहा है और दूसरे डिपार्टमेंट के मंत्री कोई दूसरे बोल रहे हैं? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि 2022 तक मोदी जी ने ये कहा था कि हर एक आदमी को रहने के लिए घर मिलेगा, तो क्या वो मिल गया है और कितने % मिल गए? मुझे बड़ी खुशी है आपने दोनों सवाल पूछे। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का बता दूं, मोदी जी ने ये कहा था कि मेरा सपना है कि हर एक भारतीय नागरिक को उसके छत के ऊपर जो जहां पे भी रहता हो देश में पक्का घर होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए और उसमें किचन होना चाहिए, गैस का चूल्हा होना चाहिए वगैरह। तो जब हमने ये स्कीम शुरू की थी जून 2015 में, तो डिमांड असेसमेंट थी 1 करोड़ की, और इस समय 1 करोड़ 2 लाख ऑलरेडी ग्राउंड हो चुके हैं और 65 लाख लाभार्थियों को ऑलरेडी दे चुके हैं, और 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 22 लाख डिमांड हो गई है, जिसमें मैं बता रहा हूं। और इसमें कुछ इसका स्कीम कैसे चलता है कि मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट है, तो आप डिमांड बना के हमें भेजते हैं, हम एक हमारी सेंट्रल कमेटी होती है फॉर सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट CSMP, जो अर्बन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में होती है, वो उसको अप्रूव करती है। तो 1 करोड़ 22 लाख सैंक्शन हो गए हैं, 65 लाख लोगों के पास ऑलरेडी लाभार्थियों के पास है। अगर हम ओरिजिनल टारगेट हो जाए तो अगले 3 महीने में वो 1 करोड़ भी पूरा हो जाएगा, पर महामारी के दौरान कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको डिमांड लेट भेजा, और लेट इसलिए भेजा है क्योंकि उनके पास जब लोग आए थे, अभी मैं एक प्रेजेंटेशन ले रहा था, वो सारे 4 वर्टिकल में दिखा रहे थे चंद्रपुर में कितना है, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, CLSS जो है इंटर सबवेंशन स्कीम है, BLC बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, और इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन। तो स्कीम जो है 100% सक्सेसफुल है, और अभी हम सितंबर के महीने में है। मैंने बोला 65 लाख ऑलरेडी लोगों को मिल गए, बाकी ऑलरेडी ग्राउंड हो गए हैं।
ग्राउंड होने का मतलब ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं 12 से 18 महीने में कुछ तैयार हो जाते हैं। तो दिसंबर तक मुझे लगता है कि 1 करोड़ पूरा हो जाएगा, और नहीं तो अगर 2-3 महीने और लगेंगे वो ये कोविड के और बाकी फैक्टर्स और लेट डिमांड्स आने का। ये तो हो गया। दूसरा जो आपने रोहिंग्या पूछा, आप भी अंग्रेजी समझते हैं, मैं भी अंग्रेजी समझता हूं। आपने FRRO जो है वो गृह मंत्रालय के नीचे आती है, ठीक है। NDMC भी गृह मंत्रालय के है। इन्होंने ये होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दिया, ये निर्णय हमने नहीं लिया, और मैंने उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया जो होम मिनिस्ट्री कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। कोई उसके बीच में, हमारे होम मिनिस्ट्री के और मेरे बीच में, अंग्रेजी में मैंने ये कहा कि उनको जो स्थान दिया जा रहा उनको ही राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन होगी। राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन कहां होती है? डिटेंशन सेंटर में। अब मेरे को यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस कुछ हमारे भाई पत्रकारों ने कह दिया कि नहीं एक मंत्री कुछ कह रहे होते, ऐसी कोई बात नहीं। आपके ट्वीट की जो शुरुआत थी वो वेलकम से ही हुई थी? नहीं, वेलकम से नहीं हुई थी। मैंने जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था 1893 में कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारे यहाँ कोई भी आता है तो हम लोग, तो हमने नॉन रिफॉर्मर पॉलिसी के, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि आप कहते हो 370 धारा 370 में, अरे हमारी निंदा जितनी मर्जी कर लो। देखिए इंटरनेशनल लॉ में भी, इंटरनेशनल अगर आप इलीगल हैं तो आपको कागज देना पड़ेगा कि आप इलीगल है, नहीं तो आप घुस जाओगे अंदर। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। ये जो है पॉलिसी होम मिनिस्ट्री बनाती है, और जब मैंने कहा था राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन, उसका मतलब ये नहीं उनको घर दिया जा रहा है, उनको एक जगह में कन्फाइंड रखा जा रहा है। सर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI देश के लिए मेजर थ्रेट बनकर उभर रही है। इनका देश के लिए मेजर थ्रेट बनकर उभर रही है। इस संदर्भ में छापेमारी भी 2 दिन से चल रही है। देखिए प्रतिबंध लगाने का सरकार देखिए ये मेरा इशू नहीं है, होम मिनिस्ट्री का इशू है। और इस समय जो भी हो रहा है, माननीय गृह मंत्री और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उसको इसमें जो कार्यवाही करेंगे। महोदय, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ जी। और विषय से हटके भी हो सकते हैं। एक तो हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र में RSS बीजेपी, आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, जैसे आपने बताया थी, तो सिख संप्रदाय हिंदू धर्म की शाखा मानते हैं आप? हिंदू धर्म की सिख संप्रदाय को शाखा मानते हैं या अलग धर्म मानते हैं? देखिए, आई एम अ प्राउड सिख, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। हमारा जो रिलीजन है, एक मैं उसको समझता हूँ, आप माने नहीं माने, दुनिया की बड़े इंपॉर्टेंट रिलीजन्स में से है। गुरु साहब, गुरु नानक देव जी के साथ कौन कौन लगे, सूफी मूवमेंट थी, और 10वीं पातशाही तक पहुंचे। तो फिर ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिखिज्म जो है वो आपने खालसा एस्टैब्लिश किया एक्सेट्रा। पर उस समय भी हमारे गुरुओं किसकी रक्षा कर रहे थे? आप वहां देखिए, अभी हमारे में से कुछ लोग हैं मतभेद क्रिएट करते हैं। मैं समझता हूं कि एक सिंक्रेटिक रिलीजन और एक रिलीजन जो प्रोटेस्ट मूवमेंट में, प्रोटेस्ट मूवमेंट क्यों था? क्योंकि सोसाइटी में उस समय ऑर्थोडॉक्सी आ गई थी, कुछ ऐसी समस्याएं आ गई थी। तो मैं समझता हूं कि जो आरएसएस की फिलॉसफी है, कल मोहन भागवत जी का मैंने स्टेटमेंट देखा, वो भी कल मॉस्क गए। देखिए, हमें सोशल कम्युनल हार्मनी के लिए काम करना है, और हिंदूज और सिख्स में तो मैं बिल्कुल ही कोई अंतर नहीं समझता। मैं, आपको शायद जानकारी ना हो, आई एम मैरिड टू अ person who's from Maharashtra. Her mother is a Maratha, her father is a Brahmin. तो मेरे तो my life, I am as much of a Sikh. मैं गुरुद्वारा साहब भी जाता हूँ, मैं टेम्पल्स में भी जाता हूँ। तो मैं समझता हूँ हमारे बीच में, हिंदू और सिख के बीच में तो there is no issue. But हुआ क्या है मैं बताऊँ, कुछ मिसगाइडेड एलिमेंट्स ने ये इस चीज को
अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी के चक्कर। देखिए मैं समझता हूँ हर एक रिलीजन में ये सेंटिमेंट आता है कि हमारी आइडेंटिटी, आपकी और मेरी तो है आइडेंटिटी, आपकी और मेरी हिंदुस्तान में आइडेंटिटी को आपको मिलेगा, मुझे लोगों को पता लगेगा कौन। न्यूयॉर्क में हमें कोई गलत समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि ये शायद अरब वर्ल्ड से आए या कुछ आए साफा पहनने वाले, बट इसलिए जो आप पूछ रहे हैं बिटवीन भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड फिलॉसफी, नेशनल स्पिरिट की बात है, इसमें हिंदू सिख से नो इशू। That is why Sikhs in very large number today, very large number are joining the भारतीय जनता पार्टी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो पुराना विद्यार्थी परिषद के साथ संबंध रहा है, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी डेज का। पर आज जो लोग हमारे साथ परिवार के साथ नहीं जुड़े हुए, they are coming because it is a development oriented governance philosophy. It is one which works for national harmony, peace, and to take everybody along, and it is some minorities, some people may try to play up कि minorities के साथ हमारी वो coexistence वो नहीं है, but that's not correct। आप देखिए जहाँ पे भी बीजेपी की सरकारें रही है, the treatment of minorities has been exemplary। धन्यवाद साहब। दूसरा सवाल जो मेरा था, क्या हमारे यहाँ विदर्भ का जो सवाल है, बीजेपी समय समय में विदर्भ जो हमारे को अलग राज्य होने बोला, ये विषय सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। विदर्भ के बारे में बीजेपी का स्पष्ट दृष्टिकोण है क्या? देखिए मैं अगर ये बोलूं कि मेरे पास बड़ा क्लियर है, मैं भी तो प्रवास के लिए आया हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे जो दोनों भाई इधर साइड में बैठेंगे, दे विल टेल यू कि विदर्भ के बारे आपका क्या विजन है और क्या आप कार्य करवाना चाहते हैं। सर 2024 तुम्ही लक्ष ठेवला आहे हाँ जी, चंद्रपूरसाठी 2024 आने वाली लोकसभा 2024 आपने टारगेट रखा है, तो चंद्रपूर के लिए कुछ कैंडिडेट तय किए गए हैं या फिर प्लानिंग है? देखिए इस समय हमारा जो प्रवास का कार्यक्रम है, कितना 144 में जा रहे हैं। हमारा पार्टी सिर्फ इट्स नॉट ओनली द इंडिया लार्जेस्ट पार्टी, इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी, और इस समय पार्टी और गवर्नमेंट दोनों हम विकास के कार्य के लिए फॉर लुकिंग एट ईच कंस्टिट्यूएंसीज, वहां पे क्या व्हाट आर दी गैप्स व्हिच वी नीड टू फिल, एंड वी हैव आवर स्ट्रेंथ्स। हमें कुछ और भी काम करना है। हम प्रवास के दौरान, ये तो मेरा पहला विजिट है, एक भाई साहब ने बोला मैं 6 बार आऊंगा, मुझे 3 बार तो पक्का है, पर मैं वैसे आता रहूंगा। बिटवीन देखिए दिस इज अ कंस्टिट्यूएंसी व्हिच वी हेल्ड, अब वी लॉस्ट इट वंस, बट दिस इज अ कंस्टिट्यूएंसी व्हिच वी वांट टू रिक्लेम। और पार्टी का ऐसे है, जो भी फ्रंट रनर्स हो, ऑब्वियस कैंडिडेट्स होते हैं, बट इसका हमेशा निर्णय पार्टी अनाउंस करती है। ये गलत होगा मेरे लिए कहना कि ये भाई साहब मेरे कैंडिडेट वो हैं। हमें कुछ हमारे फेसेस हैं जो आप में, जिनके बीच में जिनकी लोकप्रियता है आपके बीच में एक्सेट्रा, दैट विल बी, मतलब पार्टी विल हैव टू टेक द कॉल। अच्छा, ये जो रत्नागिरी रिफाइन के बारे में आपने बोला कि चंद्रपुर के लिए मैंने कहा नहीं है, नहीं सीरियस, तो क्या आप चंद्रपुर को लाइकली समझते हैं कि जो जैसा कि आपने बोला कि समान 3 टुकड़ों में हम 3 जगह पे रिफाइनरी का ये करेंगे, तो चंद्रपुर को देखिए मैं इंडिविजुअली नहीं निर्णय ये ले सकता। मैंने ये चिंता जताई थी कि मुझे दुख होता है कि एक पेट्रोलियम मिनिस्टर, जब मैं नया बना, मुझे बोला कि 60 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम की एक रिफाइनरी लगने जा रही है वेस्ट कोस्ट पे रत्नागिरी में, और फिर उसको डीरेल कर दिया। जो भी आपके यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन थी, मैं उसको पढ़ना नहीं चाह रहा, बिकॉज मेरे को बहुत लोगों ने मेरे को आकर नहीं सर हम ठीक करा दें, मैंने क्या करके 2 साल तो निकाल दिया तुमने। अब मेरे को लगता है कि इस चीज को रिविजिट करना चाहिए। जब कल किसी भाई साहब ने पूछा तो मैंने कहा कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर इसका निर्णय कि वो 20 मिलियन टन की होगी इंटू 3 होगी या 30 मिलियन की 2 होंगी या 60 मिलियन, ये मैं नहीं तय करूंगा, एक सिस्टम करेगा। और जो भाई साहब बात कर रहे थे, मैंने कहा ये एक आइडिया है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर, महाराष्ट्र के 16 लोकसभा मतदारसंघ की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री को दी गई है, क्या आप मानते हैं कि वो 16 क्षेत्र में भाजपा का संगठन कमजोर हुआ है? किसका, मैं सॉरी समझा नहीं। 144 में 16 लोकसभा में
केंद्रीय मंत्रियों को महाराष्ट्र में जिम्मेदारी दी है जी। वो वजह क्यों दी? क्या वहाँ पे संगठन कमजोर है? नहीं, संगठन कमजोर की बात ही नहीं है। ये देखिए, ह्यूमन बीइंग्स हैं पार्टी में भी। उन्होंने एनालिसिस किया कि अगर 144 टोटल है, अब मुझे प्रवास का सौभाग्य मिला है पंजाब में, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में। इसमें ये कहना कई जगह संगठन होता ही नहीं है, आपके यहाँ वो स्थिति नहीं है, यहाँ संगठन बहुत अच्छा है। बट आप ये हम कह सकते हैं हम 6 मिलनी चाहिए या 5 में से 6 में से 5 मिलनी चाहिए, वो अलग। जहाँ आपके उम्मीदवार पराभूत हुए हैं वहीं की जिम्मेदारी दी गई। नहीं, कई जगह ऐसे भी कमजोर हुआ है क्या? नहीं, कमजोर और मैं कौन होता हूँ बताने का कमजोर हुआ है? कि मैं एक विजिटर हूँ, आपको बहुत ज्यादा जानकारी आप मेरे से पूछेंगे तो वही हो जाएगा। मैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ, राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है। राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन किसको दी जाती है? या तो वो जेल में हो या वो डिटेंशन सेंटर में हो। देखिए, ये बात करने का तरीका होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि आपने पॉसिबिलिटी दी, आपने एक आइडिया छोड़ दिया कि आप करिए 20 मिलियन टन की रिफाइनरी, पर मैं नहीं करूंगा, आपको करनी होगी वो, समझे ना? वो आपके सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपके जो लोकल लोग, आपके ऊपर सब लोग। अगर आप ये रिफाइनरी की बात चलती है तो सिर्फ दावा इस पे एक में नहीं आएगा, कई जगह लोग दावा करेंगे उस पर। अब मैं होता कहीं, अगर मैं और का रहने वाला नहीं, भाई साहब आपके यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ होनी चाहिए। क्यों मेरे यहाँ कोयला भी है, ये भी है, बेरोजगारी है, और मैं कहूंगा कि आपका तो पोर्ट नहीं है, मेरा पोर्ट सिटी है। ये डिबेट और नैरेटिव की बात है। लेकिन क्या एनालिसिस करके ये 16 क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है? मंत्री महोदय, मैं इसमें भी ऐड करना चाहूंगा। एनालिसिस क्या हुआ है उसका? आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा किए हैं, आज तीसरा दिन है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का। हाँ, दूसरा दिन है। अभी तक आपका इन्फ्रेंस क्या है? ये नहीं, अगर चूंकि आपको खास तौर पे केंद्र से भेजा गया है तो कुछ तो खामी होगी जिसको देखने के लिए आपको भेजा गया है। तो आपको कुछ खामियां दिखाई दी कि सब अच्छाइयां दिखाई दी? मुझे तो सिर्फ अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। अगर मेरे पत्रकार बंधुओं के साथ बैठक है तो इतने लार्ज नंबर में आए हैं, और मुझे तो पता क्या बोला गया था, सिर्फ 8-10 होंगे, उसमें दो भाई लोग सवाल पूछेंगे, वो अगली वाली है। अच्छा ठीक है। नहीं, मेरे को तो बड़ी खुशी होती है आप लोग आते हैं, क्योंकि उसमें फायदा क्या है? देखिए, मैं कल पहली बैठक जो हुई वो एक किस्म की थी, दूसरी बैठक थी दूसरी किस्म की, फिर एक बड़ा लार्ज वो मोदी एट 20 का कार्यक्रम था, वहां पे अलग होती है। अभी मैं अधिकारियों के साथ बैठा हूं, तो ये मैं आया हूं, मैं देख रहा हूं, और बड़ा प्यार से मेरा स्वागत हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ्स देख रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ कि यहाँ पे कमी है क्या? वो तो देखेंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है, हम 2024 की बात कर रहे हैं, अभी तो सितंबर 2022 में। सर, बैट्समैन बैटिंग शुरू करता है तो शुरू में वो नेट प्रैक्टिस करता है थोड़ा। हरदीप जी, एक सवाल मेरा था। एक मिनट, सभी से प्यार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्यार किया है अभी तक। अंतराल ये दिए, गंजेवार दिए, 20 साल 25 साल उनको दिया है समय। लेकिन इन दौरान चंद्रपुर में अगर पिछले विधानसभा कार्यकाल छोड़ दिया जाए, मंत्री पद रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, तो चंद्रपुर में ऐसा कोई विकास काम नहीं हुआ जिसकी तुलना की जाए। ऐसा किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में मोदी जी ने चंद्रपुर वासियों को तोड़ने में दिया। इस संबंध में आपके क्या विचार है, और आगे चल के ऐसा क्या करने वाले कि चंद्रपुर वासियों को महसूस हो, चंद्रपुर वासियों ने जो बीजेपी को प्यार दिया है उसके बदले में चंद्रपुर वासियों को कैसी चीज मिली है जिसका हम गुणगान करते हैं। सर दूसरा थोड़ा सा देखते हैं कि चंद्रपुर वासी पॉल्यूशन से बहुत त्रस्त है। आपके केंद्र सरकार के पास क्लीन एनर्जी सेल्स के 3200 करोड़ रुपये पड़ेंगे, जो आपने कोयला के ऊपर 6 करोड़ लगा के जमा किया है, उस पैसे उसको केंद्र सरकार डाइवर्ट करेंगे। तो क्या हमारे यहाँ क्लीन एयर टावर बनाने के लिए ऐसा कोई प्रावधान करेंगे क्या कि जो चंद्रपुर वासियों को पोल्यूशन की समस्या दूर? देखिए, कल जो एक प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ बातचीत हुई जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से वक्त पोल्यूशन पे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन होता। क्या है कि एक रिच डिस्ट्रिक्ट को ले लें, मैं उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूँ, उत्तर प्रदेश से मेरे पास सोनभद्र है, सोनभद्र इज वेरी रिच इन मिनरल्स एक्सेट्रा, पर उसका
माइनिंग का और इन ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब सोनभद्र में क्या हुआ है कि बहुत इट्स रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट पर फ्लाई ऐश के कारण लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत, यहां पे भी बात हुई है। देखिए, पोल्यूशन को कंट्रोल में लाना और करेक्ट करना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हुआ क्या है कि एनजीटी ने कोई रूलिंग दी थी, जहां तक मुझे याद है, एनजीटी की रूलिंग वो किसी ने कोर्ट में जाके चैलेंज कर दी है। वो हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग का मतलब कि हम सिटीजन लोग करते हैं। अब प्रॉब्लम कुछ होती है, आप एक फोरम पे जाते हैं, फिर कोई लोग दूसरे फोरम पे जाते स्टे हो रहे थे, पर सब मानते हैं कि पोल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसको कई तरीकों से चेक करना है। अब हमारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं वो सब ग्रीन सॉल्यूशंस के चक्कर में, चाहे वो उज्ज्वला कर दे, हमारी जो बायोफ्यूल ब्लेंडिंग है जो हम 10% हमने अचीव किए, 1.4% से उसको हम 20% ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अगले 2 साल में। ग्रीन हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हम ग्रिड को ग्रीन कर रहे हैं, ये सारी ग्रीन सॉल्यूशन। पर चंद्रपुर की स्पेसिफिक एरिया सॉल्यूशन जो है वो सेंट्रल पॉलिसीज के साथ साथ, सेंट्रल पॉलिसीज को आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली, अब जो हम हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में भी अच्छे हमने लाइट हाउस प्रोजेक्ट किया, मोदी जी के सरकार ने एक पूरा साल दुनिया भर की कंपनीज को बुला के और बोला अपनी नई ग्रीन टेक्नोलॉजी लाओ, उसको डेमोन्स्ट्रेट करो। उसके बेसिस में 53 टेक्नोलॉजीज को शॉर्टलिस्ट किया और 6 का लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। 6 अलग शहरों में एक साल में 1000 आवास बनाने यूजिंग द ग्रीनेस्ट टेक्नोलॉजी। हमारी जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है, अब व्हीकुलर ट्रैफिक पे 70% लगती है, पर व्हीकुलर ट्रैफिक को क्या हो रहा है, बेसिकली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में 70% लगती है, वो सब बैटरी पे ऑपरेट होने जा रहे हैं। अभी भी मैंने कल बात की, मिलान में था गैस कॉन्फ्रेंस में, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज बहुत बड़ा आर्टिकल था कि इंडिया ने कैसे ये क्रांति लाई। मैं समझता हूं अगले 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर अंदर जितनी शिफ्ट होगी, डीजल की गाड़ी आपको नजर ही नहीं आएगी, सारी या होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ग्रीन हाइड्रोजन या हाइब्रिड, यही आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आप करेंगे तो कहेंगे आप कौन हो तो इंटरफेयर करें। अब ये सरकार हमारी वहां, दोनों मिलकर कुछ करेंगे। जी, आपका लास्ट एक प्लीज मेरी विनती है, आपका जो ट्वीट है उसको वर्ड टू वर्ड प्लीज मेरी विनती है सर, प्लीज। जो है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोस हु हैव sought refuge in the country. In a landmark decision of Rohingyas refugees will be shifted to EWS flats in a Bakarwala area of Delhi will be provided basic amenities, UNHCR, IDS and Delhi's police protection. Police protection is the contrary. नहीं, on contrary, जो होम मिनिस्टर ने जो बोला है, उन्होंने, हमने निर्णय नहीं लिया। हाँ, EWS का फ्लैट देने का कोई भी इस तरीके का देखिए एक मेरे ट्वीट के नीचे देखिए, मैं एक वहां पे ANI की रिपोर्ट है, उसको रिपोर्ट को पढ़ लेना बाद में। दिस इज नॉट द स्टोरी हियर। जो मेरा लास्ट है राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन, वो स्टोरी पढ़ लीजिए। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो कॉरेस्पॉन्डेंट जो कह रहा है, होम मिनिस्ट्री ने निर्णय नहीं लिया, मैंने भी यही कहा है, होम मिनिस्ट्री ने जो कहा है वो सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 12:45 पर आदरणीय मंत्री महोदय को आर्मी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे हैं। एक ही सवाल प्लीज। हरदीप जी, आई एम सारंग फ्रॉम ABP न्यूज। एक सवाल था मेरा अभी जी पीछे, हाँ प्लीज। या सारंग फ्रॉम ABP न्यूज। सर, एक सवाल था, अभी कांग्रेस के इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट के वो होने वाले हैं। किसके? कांग्रेस के। इस पूरी प्रोसेस को आप किस तरह देखते हैं? आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं क्या कहूंगा तो आप उसको लीड से रन करें? बताइए ना, बताइए। बस वही जो आपके दिल में है। नहीं, ऐसा है कि अभी सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव का आपने प्रोसीजर बताया है, चुनाव में कौन खड़ा रहा। अभी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो हमारी डिमांड है कि हमारे युवा नेता ही हों, समझे ना, तो हो, तो इसको चलने दीजिए।
ये एक जमाने में एक पार्टी जो कितना 1885 में एनी बेसेंट और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, इन्होंने बहुत इनका योगदान भी रहा। अब देखिए कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं। 2014 के में उनके कितने लोकसभा में आए, 2019 में कितने आए, वो कहते हैं वो नाराज थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही कहे गए। देखिए वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहलाने के लिए 10% चाहिए होता है ऑफ द सीट्स। तो हमारे के 544 टू या कितने में, जितने में 545, उसके मतलब 10% तो 54 वो भी नहीं बनते हैं उनके। पर उसके अलावा अब देखिए क्या क्या ये इश्यूज उठाते हैं और उसकी क्या रेलेवेंस है। तो पार्टी में इलेक्शन होगी, अगर पार्टी की रिजुविनेशन होगी तो सब लोग उसमें खुश होंगे। पर अभी देखिए आगे चलते चलते ये हम क्या कह रहे हैं। तो शशि थरूर जी जो एक कैंडिडेट है, मेरा प्लीज 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 आप ही चाहते हैं प्लीज 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 बीजेपी में आना चाहते हैं क्या संपर्क? देखिए हमारे मैंने अभी सरदार साहब को मैंने सवाल पूछने के बाद मैंने कहा हमारी कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं। मेरा मतलब सिर्फ हमारी कम्युनिटी के बात नहीं है, अभी गोवा में आए हैं, कांग्रेस के जो महाराष्ट्र में आप ले आए हैं, बाकी जगह वो है, आप उनको भी ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।